अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो हमने सब्जेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम ओवरव्यू दिया था, उसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्क्रीनिंग फॉर रेफरल इन फिजिकल थेरेपी। आज हम जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हाफ चैप्टर जो है हम इसको करेंगे, हाफ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रेफरल से मतलब ये या तो पेशेंट जो है वो हमारे पास आएगा रेफर होकर फ्रॉम द फिजिशियन, या फिर जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट हो जो है वो पेशेंट की डिजीज़ को डायग्नोस करेगा और उससे आगे जो है वो फिजिशियन के पास रेफर कर देगा। अच्छा, हमने इसमें क्या देखना है कि हमारी डोमेन में आते हैं न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, या तो वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे या हमारे पास जो है वो मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल से रिलेटेड होंगे। हमने उन चीज़ों को डायग्नोस और ट्रीट करना है, लेकिन वैसे हमें जो है वो पूरी एक जनरल अंदाज़ा होना चाहिए कि पेशेंट को अगर न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल या फिर मस्कुलोस्केलेटल के अलावा भी कोई इशूज़ हैं तो हम वो आगे से उसको रेफर कर दें टू द फिजिशियन। अच्छा, इसके पहले पेज पे इन्होंने हमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई उनमें से ये है कि हमने जो है वो देखनी है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक डिजीजेस दैट विल मेक द न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस। यानी कि हमने उन साइन एंड सिम्टम्स को देखना है। ठीक है, उन साइन एंड सिम्टम्स को से डिजीज़ को डायग्नोस करना है जो कि हमारे पास मिमिक करती हैं एक्शंस और प्रॉब्लम्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इशूज़ और न्यूरोमस्कुलर इशूज़। जैसे कि अब हमारे पास किसी को है पेप्टिक अल्सर, गॉल ब्लैडर डिजीज़, ठीक है, उसके अलावा लिवर डिजीज़, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सारी सिस्टमिक डिजीज़ हैं। ठीक है, ये सारी सिस्टमिक डिजीज़ क्या करती है हमारे पास मिमिक करती हैं बैक पेन को या फिर शोल्डर पेन को। यानी कि अगर हमारे पास किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ हो तो उसको या तो शोल्डर में पेन हो रही होगी या उसको बैक में पेन हो रही होगी। इसी तरह हमारे पास अगर एमआई होता है तो ये हमारे पास जैसे कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, ये हमारे पास इसकी पेन आती है, हमारे पास शोल्डर में आती है, जॉ में आ रही होती है। अब क्या पता एक पर्सन हमारे पास आता है उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन ना हो, उसको सिर्फ शोल्डर पेन हो या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कह लो, फ्रोजन शोल्डर हो या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम हो। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों को डायग्नोस करना है कि कौन सी कैटेगरी में हमारे पास कौन सी डिजीज़ आ रही है। या तो हमारे पास डिजीज़ आएगी न्यूरोमस्कुलर मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में या फिर वो सिस्टमिक कॉज है। अगर वो सिस्टमिक कॉज है तो हम जो है वो पेशेंट को रेफर कर देंगे टू द फिजिशियन। ठीक है, और अगर वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल कॉज है तो उसको जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट ट्रीट करेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, हमने इन दोनों कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है कि हमने एक डिजीज़ को डायग्नोस करना है। ठीक है, एक पेशेंट आपके पास जो कह रहा है मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन आ रही है, मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन आ रही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको ये तो नहीं कह देंगे कि आपको एमआई है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसके क्या करने हैं सिम्टम्स को पहले देखेंगे। मैंने लिखा हुआ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स के साथ आया पेशेंट के लेफ्ट शोल्डर में पेन है। अब क्या करेगा, जो या तो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आएगा या फिजिशियन के पास आएगा। फिजिशियन क्या करेगा, वो करेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, उसको कहेगा कि आपने वाले टेस्ट करवा के आने हैं, चाहे उसमें हमारे पास आ जाए सीटी स्कैन आ जाए, एमआरआई आ जाए, जो भी आप कह लें, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट आ जाए, डिफरेंट टेस्ट आ जाए। फिर उन टेस्ट की बेस पे हम बनाएंगे डायग्नोसिस। आइदर वो हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा। ठीक है, अगर उसके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसको लेफ्ट शोल्डर में कोई इशू है, उसको कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम कह लें या उसको मायोफेशियल पेन सिंड्रोम कह लें, उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कह लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीनिंग इन चीज़ों को हम डायग्नोस करने के लिए स्क्रीनिंग करवाते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट पेशेंट को रेकमेंड करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास पेज नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट वाले पेज पे वही जनरल बातें लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दी है। पेज नंबर 2 पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि की फैक्टर्स दैट क्रिएट अ नीड फॉर स्क्रीनिंग। यानी कि स्क्रीनिंग के लिए आपको ये वाले फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से जो आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, यानी कि अगर आपको मेडिकेशन ले रहे हैं कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। दूसरा कोमॉर्बिडिटीज़, यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो अकर करी हो, पेशेंट के अंदर एक से ज़्यादा दो डिजीज़ हों। विजुअल पेन मैकेनिज्म, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारे पास है रीजंस फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मैंने आपको बता दिया हम क्यों करते हैं, टू मेक द करेक्ट डायग्नोसिस। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या आते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस, क्विकर एंड सिकर साइन प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल स्पेशलाइजेशन, डिजीज प्रोग्रेशन, पेशेंट क्लाइंट डिस्क्लोजर, रेड एंड येलो साइंस आ जाते हैं, रेड एंड येलो फ्लैग्स। अच्छा, अब इनको जो है वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन आगे पेजेस पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो डायरेक्टली जो है वो थेरेपिस्ट के पास भी आ सकता है या वो फिजिशियन से जो है वो रेफर भी होकर थेरेपिस्ट के पास आ सकता है। अब कैसे, यानी कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उसको जो है वो लेफ्ट साइड पे पेन आ रही है, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि आप जाके फिजिशियन के पास पहले अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लें, कहीं आपको कोई हार्ट का इशू ना हो। ठीक है, हम उसे रेफर भी कर सकते हैं। अगर तो वो करवा के आ जाता है और सब कुछ रहता है तो हम उसको ट्रीट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोमस्कुलर या मस्कुलोस्केलेटल इशूज़। ठीक है, या फिर हम पेशेंट की खुद डायरेक्ट थेरेपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी को कॉन्ट्रैक्चर्स बन गया, मसल टाइटनिंग हो गई है, तो वो हम उसे रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू इस तरह का ना हो कि आपकी शोल्डर में पेन आ रही है या आपकी लेग में पेन आ रही है, नी में पेन आ रही है, तो हम जो है वो इस तरह से पेशेंट को जो है उसके साथ डायरेक्ट एक्सेस हम कर सकते हैं कि हम उसको या तो फिजिशियन को रेफर भी कर सकते हैं या हम उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि क्विकर एंड सिकर, इसमें क्या बता रहे हैं वो कि हेल्थ केयर सिस्टम विद इन द लास्ट 10 ईयर्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास राइजिंग कॉस्ट भी हो गई है। पहले ज़माने में होता था कि डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब जो है वो पेशेंट जो है उसकी रिकवरी भी ज़्यादा जल्दी हो रही है, उसका हॉस्पिटल स्टे भी है जो है वो कम हो रहा है। लेकिन यह है कि रिकवरी के चार्जेस जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और क्विकर का ही मतलब है कि पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। पेशेंट्स जो है वो आईसीयू से जो है वो डिस्चार्ज होकर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में चले जाते हैं, इवन होम्स में भी चले जाते हैं। अपने आउट पेशेंट सर्जरी जो है वो ज़्यादा कॉमन है, यानी उसी डे सेम डे सर्जरी परफॉर्म हो रही है, लेकिन पहले ज़माने में जो है वो आपको काफ़ी वेटिंग लिस्ट में जो है वो रहना पड़ता था टू हैव सर्जरी। उसके अलावा हमारे पास आते हैं सिकर जो है, इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स हैं एक्यूट केयर, रिहेबिलिटेशन या आउट पेशेंट में आते हैं हमारे पास,
उनको कोई ना कोई जो है ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, लेकिन उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हमें ये शो करती है कि या तो उनको किसी चीज़ का कैंसर हो सकता होगा, या उनकी कोई डायबिटीज़ की करंट हिस्ट्री चल रही है, लिवर डिजीज़ की, थायराइड कंडीशन की, पेप्टिक अल्सर की, या कोई और अदर कंडीशंस की। नेचुरल हिस्ट्री आ जाती है। अब उसमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकल और अदर कंडीशंस में जो है वो अदर फैटल कंडीशंस उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है विद न्यू इंटरवेंशंस। यानी कि अगर हम पेशेंट्स को उसी टाइम अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो डिजीज़ फैटल थी अब वो फैटल नहीं रही और उनमें ज़्यादा जल्दी पेशेंट जो है वो इंप्रूव हो जाता है। अभी साइन प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने वही वाली बात बता दी जो मैंने आपको डायरेक्ट एक्सेस में बताई थी कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है सम क्लाइंट्स का, ठीक है। उसके अलावा जो है वो सम क्लाइंट्स या सम पेशेंट्स जो हैं वो फिजिशियन से जो है वो साइन प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं टू हैव फिजियोथेरेपी, यानी कि फिजिकल थेरेपी लेने के लिए वो फिजिशियन से जो है वो लिखवा कर लेकर आते हैं। साइन प्रिस्क्रिप्शन उसको हम कहते हैं। आगे हमारा पॉइंट है मेडिकल स्पेशलाइजेशन। ये हम पढ़ रहे हैं रीजंस फॉर स्क्रीनिंग का नेक्स्ट पॉइंट मेडिकल स्पेशलाइजेशन। इसमें बस उन्होंने एक जनरल बात बताई है कि कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज को डायग्नोस नहीं कर सकते। आगे आ जाता है प्रोग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिजीज। इसमें यह है कि अगर जितनी जल्दी हम अर्ली साइन एंड सिम्टम्स अगर हमारे पास किसी डिजीज़ के आ जाते हैं हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो पेशेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिकवर कर जाता है। और आगे उन्होंने ये बताया है कि आपको जो है वो वेरियस रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट डिजीज़ के इलनेसेस के कंडीशन के पता होना चाहिए ताकि आप जो है वो एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना सकें, आप डिफरेंट डिजीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेशेंट क्लाइंट डिस्क्लोजर, ठीक है। इसमें ये हमने इस बात का ख्याल रखना है कि पेशेंट जो अपने थेरेपिस्ट को सारी बातें बताए वो पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इस वाले पॉइंट में उन्होंने हमें ये भी बताया है कि फिजिकल थेरेपिस्ट को वो क्लाइंट जो है वो कुछ ऐसी बातें बता जाता है जो कि उसको फिजिशियन को बतानी चाहिए, लेकिन वो फिजिशियन को बता नहीं पाता जिसकी वजह से उसका डायग्नोस सही नहीं बन सकता। क्यों नहीं बता सकता? वो थेरेपिस्ट को ज़्यादा अपनी जो है वो बातें ओपन कर देता है, वो अपने साइन एंड सिम्टम ज़्यादा बता देता है क्योंकि फियरफुल हो जाता है जो पेशेंट है वो फिजिशियन का, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है या एम्बेरसमेंट आ जाती है फर्स्ट टाइम है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आते हैं येलो फ्लैग और रेड फ्लैग। येलो फ्लैग जो है वो हमें डिनोट करते हैं कि कॉशन है और रेड जो है वो हमारे पास वार्निंग फ्लैग होते हैं। ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।